Students, students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal. Myself Suresh Kumar, and today we are going to do second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomial. In this chapter we are going to start with the exercise 2.2 and its question number 2, part number 3rd. And the question number 2, what it says, find the quadratic polynomial each with given number as sum and product of their zeros respectively. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी है जिसका आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे के रखा हुआ है। उस नंबर के साथ में, उस सम ऑफ ज़ीरोस के साथ में, उस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस के साथ में, ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढनी है जिसके वो सम ऑफ ज़ीरोस हैं और जिसके वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हैं। ठीक है, वो आपने ढूंढना है। वैसे इसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे, आज हम इसके तीसरे पार्ट से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट से शुरू करेंगे। तो देखो हमको नंबर क्या दे के रखे हुए हैं इसमें, 0, √5, 0, √5। तो 0 इसके बीच में सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और √5 जो है इसके बीच में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। आपको इन दोनों का यूज़ करके क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढ निकालना है जिसके ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं और जिसके ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये आपने ढूंढना है। तो मैंने कल भी आपको समझाया था कि इसके 2 मेथड होते हैं, तो मैं दोनों मेथड से ही करूँगा इसको। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 के बीच में मैं फार्मूला यूज़ करूँगा जिसमें फार्मूला है क्या, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, बाहर x, ठीक है, और उसके बाद प्लस और ब्रैकेट में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके, ठीक है, इस फॉर्म का यूज़ करके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। तो देखो आपने इसी के बीच में जो भी आपको दे के रखा उसके बीच में वैसा का वैसा ही x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के रखा हुआ है 0 ही। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको 0 ही दे के रखा हुआ है इंटू x, और उसके बाद प्लस का निशान, आगे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के क्या रखा हुआ है, √5। क्या दे के रखा हुआ है, √5। अब वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, आगे जाके इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x² का x² ही रहेगा, माइनस 0 इंटू x करोगे तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो जिस भी नंबर से आप 0 को निकालते हो या जमा करते हो वो तो वही रहेगा। इसका मतलब 0 इंटू एक्स, चाहे ये माइनस का है चाहे प्लस का है, तो ये 0 है, तो ये मतलब ख़त्म है। ठीक है, बच क्या जाता है हमारे पास, प्लस का √5, यही बचेगा। ठीक है, और ये हमारी होगी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमने उस पॉलिनोमियल को ढूंढ लिया जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 0 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो इक्वल टू √5 के बराबर है, तो वो ये वाली हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ करके रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ढूंढ निकाला। ठीक है, ये क्या है वो
रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। दूसरा मेथड जो है, दूसरे मेथड के बीच में हम क्या करेंगे, मेथड 2। मेथड 2 के बीच में आपको पता ही है, आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करना है, ठीक है, विद द रिलेशनशिप्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स विद द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। उसके साथ में कंपेयर करोगे तो आपके पास में ए, बी और सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम आगे जाने से पहले हम क्या करेंगे, मेथड 2 में हम सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ए यहाँ पर क्या है, ए है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी यहाँ पर क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। इसके बीच में क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब आगे जाके हम जो भी हमारे पास रिलेशनशिप आती है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की, किसके साथ में, कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स के साथ में, वो हम उन्हीं का यूज़ करके ए, बी और सी की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या है, हमको देख के रखा हुआ सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो है वो होता किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के बराबर, माइनस बी ओवर ए के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही है, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। तो वो बी जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो रिलेशनशिप के मुताबिक सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसके बराबर होना चाहिए, यही आगे जाके क्या हो जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको देख के रखा हुआ है 0, 0 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ठीक है, क्या है, माइनस बी ओवर ए। ये बात तो आपको पता होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का पता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 तो होता ही होता है। तो यहाँ से अगर हम इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो b है, ठीक है, b जो है वो इक्वल टू -0 और 0, ठीक है, -0 कह लो या +0 कह लो, वो 0 ही होता है। तो b यहाँ पर हमको 0 मिल रही है। दूसरी साइड में a के सामने देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ पर हमको 1 मिल रही है, ठीक है। तो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, c की वैल्यू कैसे मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी जब हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को, ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू c ओवर a के बराबर होता है। यहाँ पर c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है आपको पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कर लो कंपेयर, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के रखा हुआ है कितना, √5। तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर तो हमेशा 1 तो होता ही होता है।
तो अंडर रूट 5/1 लिख सकता हूँ मैं इसको। अंडर रूट 5/1 जो है शुड बी इक्वल टू C/A, C/A, ठीक है, रिलेशनशिप के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। C मतलब कांस्टेंट टर्म, A जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं इसको और इनको कंपेयर करूँ तो हेयर, ठीक है, C इक्वल टू अंडर रूट 5 आ रहा है और A यहाँ पर फिर से इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने कल भी आपको समझाया था कि अगर किसी नंबर की, चाहे वो A है, चाहे वो B है, चाहे वो C है, अगर उसकी दो वैल्यू आती हैं, एक छोटी और एक बड़ी, जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के साथ में कंपेयर करते हैं या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ में कंपेयर करते हैं, तो किसी भी नंबर की, चाहे A, B, C की अगर दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जो छोटी वाली वैल्यू आ रही है किसी भी नंबर की, उसको किसी ऐसी टर्म के साथ में ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे वो वैल्यू जो है बराबर आ जाए दोनों साइड में, चाहे वो प्रोडक्ट में आ रही है, चाहे वो सम ऑफ ज़ीरोज़ में आ रही है, वो एक जैसी आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर तो सब पहले ही ये एक जैसी है। A यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी ये 1 ही है, ठीक है। B यहाँ पर 0 है, तो B की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। और उसके बाद C यहाँ पर अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर A, B और C की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हेयर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 0 एंड C इक्वल टू अंडर रूट 5 आ रही है। जब आपके पास में ये वैल्यूज़ आ गई हैं, आपको इन्हीं वैल्यूज़ को कहाँ पर पुट करना है, जनरल फॉर्म के बीच में पुट कर देना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म में पुट कर देना है। तो आपके पास में क्या बन जाएगा, करो भाई इसी के बीच में पुट। A इक्वल टू 1 आ रहा है, तो आप इसको 1x² लो, ठीक है, देयरफॉर 1x², ठीक है, चाहे 1x² लिखो या फिर x² ही लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1x², B क्या है 0, B जब 0 होगी मतलब वो टर्म जो है बीच में से गायब होगी, वो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो B एक्सिस में 0, B जब 0 हो जाएगा तो 0 × x 0 हो जाएगा, तो 0 को लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप सीधा C टर्म की तरफ चले जाओ, और C टर्म आ रही है प्लस का अंडर रूट 5। क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस का अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगी। देखो दोनों ही केसेस के बीच में x² प्लस अंडर रूट 5, x² प्लस अंडर रूट 5 आ रही है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देयरफॉर 1x² प्लस अंडर रूट 5 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। आगे देखो क्या है हमारे पास में, वन कॉमा वन हमको दे के रखा हुआ है। 1,1 का क्या मतलब हुआ, 1,1 का मतलब हो गया कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 1 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी 1 ही आ रही है। तो कर लो, पहला वाला मेथड कर लेते हैं। मेथड 1 से, मेथड 1 में हम क्या करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा करने के बाद में अब क्या करना है आपको, आपको सिर्फ
पुट करना है वैल्यूज़ को। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1, लिखा 1, साथ में बाहर क्या आएगा x, आगे क्या है प्लस का निशान, प्लस का निशान लगाने के बाद में ब्रैकेट में क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है 1, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या है 1 ही है। तो क्या बन जाएगी पॉलिनोमियल, कर लो इसको और जाके इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आने पे यही क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x और प्लस का 1, ये हो जाएगी हमारे पास ये क्या है, इसको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये, जो भी पॉलिनोमियल बनेगी जिसके बीच में सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 आएगा, तो ये वाली पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, मेथड 1 हो गया। मेथड 2 से चलते हैं फिर से। अब मेथड 2 में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या हुआ रखा है, सबसे पहला रिलेशनशिप आता है सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि किसके बराबर होना चाहिए -b/a के बराबर। ठीक है, और b क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, जनरल फॉर्म के मुताबिक अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऊपर मैं फिर से लिख लेता हूँ, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है क्या ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, a b और c कांस्टेंट टर्म है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, पीछे से करता आ रहा हूँ। b यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है और a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा -b/a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको देखिए कितना रखा हुआ था 1, इसका मतलब ये हुआ कि 1 शुड बी इक्वल टू -b/a। एक चीज़ का तो आपको पता है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यहाँ पर इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ में कंपेयर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, वी आर गेटिंग हेयर a इक्वल टू 1, यही मिल रहा है ना, a के सामने 1 आ रहा है, इसका मतलब a इक्वल टू 1 है यहाँ पर। और दूसरा b इक्वल टू यहाँ पर -b इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1, क्योंकि इसका माइनस इधर चला जाएगा तभी तो ये b रहेगी। ठीक है, तो -1, तो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ पर, a की वैल्यू मिल रही है और b की वैल्यू मिल रही है। अभी तक c की वैल्यू हमको नहीं मिली है, वो मिलेगी तब जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल वो किसके बराबर होता है c/a के बराबर। c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होगी और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। c क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, b यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x है और a यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, वैसे ही इसी को देखें हम, ये जो बन रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू c/a। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख के रखा हुआ है, कितना देख के रखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज गिवन 1, इसका मतलब 1/1। ठीक है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ रहा था तो मैं उसी 1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ। 1/1 शुड बी इक्वल टू c/a। c कितना आ रहा था हमारे पास, नहीं देख के रखा हुआ है, तभी तो कंपेयर करके इसको निकाल रहे हैं।
तो जब मैं इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ में कंपेयर करता हूँ 1/1 इक्वल टू C/A, तो यहाँ से हमको देखने को क्या मिल रहा है, हेयर A इक्वल टू 1 आ रहा है और C इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद में आपको अगले स्टेप के बीच में क्या देखना होता है कि कोई इसके बीच में नंबर ऐसा तो नहीं है जिसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं अलग अलग, तो वो देखना पड़ता है। ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, मतलब एक जैसी ही वैल्यू आ रही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बी की वैल्यू -1 है और है ही नहीं है यहाँ पर बी, यहाँ पर तो ए की वैल्यू आ रही है, तो इसको भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सी की वैल्यू भी ए की आ रही है। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? हमको वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास एक ही नंबर, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, उसकी दो अलग अलग वैल्यूज़ आती हैं, तब हमको किसी ऐसे नंबर के साथ में छोटे वाले वैल्यू वाले नंबर को ऊपर और नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि उस नंबर की, चाहे वो ए है, चाहे वो बी है, चाहे वो सी है, एक जैसी वैल्यू आए दोनों के बीच में। अगर दो वैल्यूज़ आती हैं वो दोनों एक जैसी हो जाए। और प्रोडक्ट हमेशा हम किसको करते हैं, छोटे वाले नंबर को ही बड़े के बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर तो वैसा कोई है ही नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 1 आ रहा है, b इक्वल टू -1 आ रहा है और c इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसका यूज़ करके आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, जनरल फॉर्म के बीच में आप इनकी वैल्यू भर दो, तो क्या बन जाएगा, a की जगह 1 बनेगा और x²। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान। b की जगह क्या भरोगे, देखो -1 है, तो b की जगह भरा आपने -1 और साथ में क्या है, x। ठीक है, b की जगह -1 और साथ में क्या है, x, तो x लगाया। उसके बाद फिर से प्लस का निशान, प्लस का निशान। c की जगह क्या आएगा, 1। ठीक है, इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो आगे जाके, तो ये 1x² लिखो चाहे x² लिखो, कोई बात नहीं, तो मैं 1x² ही लिख रहा हूँ, गलत नहीं है ये। ठीक है, 1x² प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 इंटू एक्स 1x। ठीक है, इसको भी आप सिर्फ x लिख सकते थे। उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान, और ये क्या है, 1। ठीक है, दूसरे वाले तरीके से भी यही निकल रहा है। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x² माइनस x प्लस 1, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन के बीच में क्या है, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो गया। तो दोनों ही कंडीशन में क्या आ रही है वैल्यू, दोनों मेथड से हमने जब पॉलिनोमियल को निकालने की कोशिश की, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ढूंढने की कोशिश की, तो वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल x² माइनस 1x प्लस 1 ही आ रहा है, दोनों में एक जैसा ही है। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, आप इसके साथ 1 लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, तो x² माइनस x प्लस 1 आप इसको लिख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो एक जैसी वैल्यू दोनों ही कंडीशन के बीच में हमको देखने को। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 5 की तरफ, और पार्ट 5 क्या कहता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आपको दे के रखा हुआ वो है -1/4, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के रखा हुआ है वो है 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। आपको इन दोनों का यूज़ करके एक ऐसी पॉलिनोमियल ढूंढनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/4 आए और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 आए। तो कैसे निकालोगे, मेथड 1। मेथड 1 में आप क्या करते हो, फार्मूला लगाते हो, और फार्मूला है क्या, जिसमें आप x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल
और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं। ठीक है, आपको सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ को यहाँ पे भरना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को यहाँ पे भरना है, तो आपके पास में वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कर लो वैल्यू को पुट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा हुआ है, -1/4। ठीक है, और बाहर क्या है, एक्स, उसके बाद प्लस का निशान और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दे के रखा हुआ है, 1/4। ठीक है, समझ में आ गया। इतना करने के बाद में आगे क्या करोगे, सॉल्व करो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/4x बनेगा और आगे फिर से प्लस का निशान 1/4 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल बन रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रही है। लेकिन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में आप देख रहे हो 4 एज डिनोमिनेटर, 4 एज डिनोमिनेटर। ठीक है, 4 एज डिनोमिनेटर आ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल के बीच में ये डिनोमिनेटर को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तब जाके वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकलती है। और देखो इसको, ये जो पॉलिनोमियल का बीच में ये जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, तो आप इनका एलसीएम निकालोगे। क्या करोगे, इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में जो भी टर्म्स आ रही हैं सबका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। कितना आएगा एलसीएम आएगा 4 4 और 1, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 4 और 4 और साथ में 1 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वो 4 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा उसका एलसीएम, 4 ही आता है। आपको एलसीएम निकालना आता है कि नहीं आता है, कैसे निकाला जाएगा, 4, 1 को इस तरीके से लिखोगे और फिर एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है, ठीक है, जिसके साथ में कम से कम 2 टर्म्स जो हैं वो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएं। तो सबसे छोटी के साथ में अगर मैं करना चाहूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 वैसा का वैसा ही। उसके बाद फिर 2 के साथ में 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 1 वैसा का वैसा ही। तो ये जो इस साइड में फैक्टर आ रहे हैं 2 2, इन दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट के बराबर ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, इस साइड में जो भी नंबर आएगा लास्ट में उनकी प्रोडक्ट के बराबर ही एलसीएम होता है। तो 2 × 2 4, इसीलिए 1 4 4 का जो एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। तो ये लिखा है एलसीएम मैंने। अब इस एलसीएम को, ठीक है, ये जो एलसीएम आया, इस एलसीएम को जो फर्स्ट टर्म दे के रखी हुई है उसके डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड करना है, क्योंकि तरीका यही है। तो 4 / 1, 4 को एक के साथ डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में भी मल्टीप्लाई करना होता है फिर। तो 4 / 1 4 आया, वही 4 अब x के साथ में मल्टीप्लाई भी होगा, तो 4x² बनेगा। क्या बनेगा, 4x²। उसके बाद प्लस का निशान है, ठीक है। फिर वही एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 4 / 4 1 होता है और वही 1 इसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 1 ही होता है, बन जाएगा 1x। ठीक है, आगे फिर प्लस का निशान 4 / 4, क्योंकि एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ऑफ थर्ड टर्म, तो 4 / 4 1 आया और वही 1 अब उसी टर्म के न्यूमरेटर के साथ में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में अभी भी इसका डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं हुआ है। एलसीएम तो निकाल लिया लेकिन डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं हुआ है। अब डिनोमिनेटर को ख़त्म कैसे किया जाता है, अब आप इसको क्या करोगे, इसे इक्वल टू 0 करोगे। क्या करोगे, इक्वल टू 0 करोगे इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को। अरे भाई इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, आपको पता है कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं वो सिर्फ एक ऐसी ही पॉलिनोमियल के निकलते हैं जो कि इक्वल टू 0 हो, इसलिए ये वाली पॉलिनोमियल भी इक्वल टू 0 होगी। तभी तो इसके ये जो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकले होंगे
ठीक है, तभी तो इसके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकले हैं। तो ये टर्म भी, ये जो पोलिनोमियल है ये भी इक्वल टू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये ज़ीरो पोलिनोमियल है। ज़ीरो पोलिनोमियल के ही ज़ीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकलते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़ीरो पोलिनोमियल बनाया है। और ज़ीरो पोलिनोमियल बनाने पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो इक्वल टू ज़ीरो करने के बाद में यहाँ पर देखो ज़ीरो के नीचे वन आएगा एज डिनोमिनेटर, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हमेशा वन होता है। अब इतना करने के बाद में आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था। तो वन जिस भी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा वो टर्म वही की वही रहेगी, ठीक है। वन जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है ये उस नंबर के बीच में कोई तब्दीली नहीं करता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो वही हो जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1, ठीक है, इंटू 1 करोगे तो ये 4x² प्लस 1x प्लस 1 ही रहेगा। दूसरी साइड 4 इंटू 0 करोगे, क्या 4 इंटू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। और ये क्या बन जाएगा, 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये ज़ीरो पोलिनोमियल बन गई है। तो ज़ीरो पोलिनोमियल बनने पे जो भी हमारे पास पोलिनोमियल हमको दिख रही है यही पोलिनोमियल रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी। क्या है ये, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। तो ये आपने रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को इसके बीच में ढूंढ लिया। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 क्यों आ रहे हैं वो मैंने पहले बताया, क्योंकि ये ज़ीरो पोलिनोमियल है, तभी तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल निकले हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो पोलिनोमियल है। अब इसी का हम दूसरे तरीके से भी क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ, दूसरे तरीके से भी उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल को निकालने की कोशिश करेंगे जिसके ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो हैं उनकी सम जो है -1/4 है और प्रोडक्ट 1/4 है। तो कैसे निकालेंगे, कंपेयर करके। क्या करेंगे, कंपेयर करके। सबसे पहले कंपेयर क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू -b/a के बराबर होता है। उससे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म को भी लिख लेना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे जब आप इसको सेकंड पार्ट को शुरू करोगे, सेकंड मेथड को शुरू करोगे, मेथड सेकंड ऐसे लिखो, मेथड सेकंड। सेकंड में हम पहले क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx और प्लस c। a है यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ x², b है यहाँ पर कॉफिशेंट ऑफ x और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म होती है, ये तो आपको पता ही है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल यहाँ पर -b/a मतलब कांस्टेंट कॉफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x² के बराबर होती है। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है क्या दे के रखा हुआ, -1/4। तो -1/4 जो है वो इक्वल टू होना चाहिए -b/a के बराबर। अब यहाँ पर अगर मैं इस साइड को इस साइड के साथ में कंपेयर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर a इक्वल टू 4 के बराबर देखने को मिल रहा है और b जो है इज इक्वल टू, क्योंकि ये -b है, -b -1 के बराबर है तो b जो है +1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। a और b यहाँ से मिल गया। अभी a और b मिला है, c नहीं मिला है। c तब मिलेगा जब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करेंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू c/a के बराबर, इक्वल टू c/a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म और a क्या है, कॉफिशेंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दे के रखा हुआ था 1/4, 1/4 शुड बी इक्वल टू c/a, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ
तो मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर a इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। ठीक है, कंपेयर करने पे हमको a यहाँ पर 4 मिल रहा है और c इक्वल टू 1 मिल रहा है। अब देखो a, b और c के बीच में कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जो दो अलग अलग जगह पे अलग अलग आ रही हो। जैसे यहाँ पर a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 4 ही आ रही है, यहाँ पर भी 4 ही आ रही है। इसका मतलब इसमें कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है या इनको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही बराबर हैं। दूसरा b एक ही है, c एक ही है। तो बराबर करने की ज़रूरत तब आती है जब दो टर्म्स आएँ और दोनों अलग अलग वैल्यूज़ की होती हैं। तो कैसे उनको किया जाता है बराबर, वो मैंने आपको समझाया है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे मुझे a की वैल्यू भी मिली, a की वैल्यू आ रही है 4, b की वैल्यू आ रही है 1, c की वैल्यू भी आ रही है 1। ठीक है, अब इन्हीं का यूज़ करके आप क्या लिखोगे, इन वैल्यूज़ को आप पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म के बीच में भर दोगे। तो a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह लिखोगे 4, क्या बन जाएगा ये 4x²। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, bx आगे क्या आएगा bx, लेकिन b जो है वो 1 के बराबर है तो 1x हो जाएगा। उसके बाद फिर से प्लस का निशान, जनरल फॉर्म के मुताबिक आगे क्या आ रही है c, लेकिन c यहाँ पर 1 के बराबर है तो लिखा 1। तो ये होगी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म। क्या है ये, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, दोनों ही केसेस में देखो 4x² प्लस 1x प्लस 1 आ रही है, 4x² प्लस 1x प्लस 1 आ रही है। तो दोनों ही तरीके से हमने क्या किया, पोलिनोमियल के जो जनरल फॉर्म थी, ठीक है, जिसके ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल दे के रखे हुए थे, उनका सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल नहीं दे के रखे हुए थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल दे के रखे हुए थे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल दे के रखे हुए थे, उनका यूज़ करके हमने वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ढूंढ निकाली जिसके वो सम ऑफ ज़ीरोज़ हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया। उसके बाद चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट में हमको क्या देख के रखा हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो देख के रखा हुआ है वो 4 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो देख के रखा हुआ है वो है 1। तो फिर से हम यूजिंग मेथड 1 में हम क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इसके बीच में हम सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू भरेंगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू भरेंगे तो निकल जाएगा। आगे जाके क्या बन जाएगा, वो x², जब मैं वैल्यू पुट करूँगा सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या रहा था 4 और बाहर क्या है x, ये x। उसके बाद प्लस का निशान, प्लस का निशान, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ रहा था 1। ठीक है, और यही क्या बन जाएगा आगे जाके x² माइनस 4x और प्लस 1। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है या डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यही वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगी। ये क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये वो पोलिनोमियल होगी जिसके सम ऑफ ज़ीरोज़ 4 है और जिसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल जो है वो 1 आता है। ये तो हो गया मेथड 1। अब मेथड 2 से, मेथड 2 सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे के रखा हुआ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू माइनस b ओवर
ए, ठीक है, माइनस बी ओवर ए। इसका मतलब ये हो गया कि 4 शुड बी इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यहाँ से इस वाली साइड को यहाँ पर इस वाली साइड से कंपेयर करूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, a इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है और b इज़ इक्वल टू -4। b क्या आ रहा है यहाँ पर, -4 आ रहा है, ठीक है। कैसे, माइनस बी 4 के बराबर है तो b किसके बराबर हो जाएगा, -4 के, ठीक है। तो ये आया। उसके बाद हमको c भी ढूंढना है। c ढूंढने के लिए मुझे अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c ओवर a होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू c ओवर a होता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ रहा था, 1। तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 1 ओवर 1 लिख सकता हूँ उसको। 1 ओवर 1 शुड बी इक्वल टू c ओवर a। यहाँ पर इस वाली साइड को इस वाली साइड के साथ में कंपेयर करूँ तो मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, c इक्वल टू 1 के बराबर, c इक्वल टू 1 के बराबर और a इक्वल टू 1 के बराबर देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर a यहाँ पर 2 बार आ रहा है, क्या दोनों जगह पे एक ही जैसी वैल्यू है, एक ही जैसी वैल्यू है, एक ही जैसी वैल्यू है, तो ठीक है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। उस नंबर के साथ में इसको प्रोडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसके साथ यहाँ और यहाँ पर ये बराबर हो जाए, क्योंकि ये यहाँ दोनों जगह पे एक ही जैसी वैल्यू आ रही है। वो तब करना पड़ता है हमको जब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर a की कुछ और आए, तो छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू के बराबर करने के लिए एक ऐसे नंबर के साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है ताकि दोनों की दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हो जाएं, ठीक है। लेकिन वो तभी होता है जब यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये सेम है, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल अब हम मेरे पास में a की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू भी आ गई है -4 और c की वैल्यू भी आ गई है 1। जब आपके पास में ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ ही चुकी हैं तब आप इन्हीं वैल्यूज़ को जनरल फॉर्म के बीच में पुट करो। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या है, इस ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म है। b क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो इनकी जगह आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, क्या बन जाएगा, a की जगह 1 बन जाएगा 1x² प्लस b की जगह क्या है -4, ठीक है, साथ में x प्लस c की जगह क्या भरोगे 1, ठीक है। आगे जाके खोल के इसको लिखोगे तो ये बन जाएगा 1x² प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 1। आ गई रिक्वायर्ड फॉर्म। दोनों ही केसेस में वही आ रहा है, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, ठीक है। तो दोनों ही तरीक़ों से आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढ लिया है, ठीक है। ये ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल जो है वो समझ में आए होंगे। आज एक्सरसाइज 2.2 जो है कंप्लीट होती है। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे इसी चैप्टर के अगले पार्ट को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।